नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्पेशल एपिसोड के अंदर। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी जहां पर हमने देश के पॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर एक डिटॉक्स पर्सपेक्टिव देने का प्रयास किया और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इशू को आज आपके सामने रेज करना चाहते हैं। आपने कई बार फिल्मों के अंदर देखा होगा कि जब पुलिस किसी एक लड़के को अरेस्ट करना चाहती है और वो लड़का बड़े भौकाल में बोलता है कि तू जानता भी है कि मेरा बाप कौन है। एक मिनट, जानता है मेरा बाप कौन है? और बाद में पता चलता है कि एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी, कोई बिजनेसमैन, कोई बड़ा पॉलिटिशियन उस लड़के का रिलेटिव है, उसके फादर हैं। तो पुलिस और सिस्टम उसके सामने हाथ जोड़ लेती, बोलते अरे माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आपके बेटे, और पूरा सिस्टम पानी पानी हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। इसी प्रकार का कुछ वाकया दोस्तों पिछले दिनों पुणे के अंदर देखने को मिला। जी हाँ साथियों, पुणे के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से 17 साल 8 महीने का एक बहुत ही प्यारा सा मासूम सा टीनेजर जुवेनाइल मासूम बच्चा जो है वो 2.5 करोड़ की गाड़ी में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना नंबर प्लेट के और शराब पी के गाड़ी चलाते हुए उसने 2 लोगों को कार से उड़ा दिया था। दोनों लोगों की मौकाए वारदात पर दोनों लोगों की मौत हो जाती है और बदले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बोलता है पे काम करो, 300 वर्ड का एक निबंध लिखो और आप जमानत ले लीजिए 15 घंटे के अंदर। इस तरीके का वाकया हमने पुणे के अंदर देखने को मिला और इस घटना के बाद से देश में एक बार फिर से चर्चा सामने आ रही है दोस्तों कि क्या अमीर व्यक्तियों के लिए जो कानून व्यवस्था है, जो संविधान है, ये उनकी जूते के नोक के बराबर है या सिर्फ गरीबों के लिए ही कानून डंडा चलाता है। क्वेश्चन फिर से एक बार उठ रहा है दोस्तों कि क्या हमारे देश में लॉ और जस्टिस इज इक्वल फॉर एवरीवन और नॉट। और इस मुद्दे को दोस्तों आज हम भी चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए दोस्तों इस केस को एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं कि पुणे केस के अंदर अभी तक क्या क्या हुआ है। इस मुद्दे के बाद से पूरे देश भर में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया और चुनावों का दौर भी चल रहा है। तो पुणे की पुलिस जो है अब हरकत में आई है। पुणे के पुलिस ने स्टेटमेंट जाहिर किया है कि भैया हम कल्पित को जाने नहीं देंगे। और उसके बाद हमने देखा कि जो इस रहीस जादे के जो पिताजी हैं, जो बहुत बड़े बिल्डर हैं, उनको भी पुणे पुलिस ने अरेस्ट किया है अंडर द सेक्शन ऑफ 75 एंड 78 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जो पुणे के जो बार ओनर हैं, जहां पर 17 साल 8 महीने के मासूम बच्चे को बैठाकर एयर कंडीशनर दारू पिलाई गई थी, बार ओनर को भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपनी प्रीवियस जो डिसीजन को मॉडिफाई किया और बेल को भी कैंसिल किया है। बट ये सारी घटना क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत मैसिव लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ है, सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया है और देश में चुनावों का दौर भी चल रहा है। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं न्याय का क्या होता। बट अगर हम शुरुआती दौर में देखें दोस्तों तो साफ साफ हमें नजर आता है कि किस प्रकार से इस अमीर शहजादे को बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है लॉ और सिस्टम के द्वारा। आइए दोस्तों इस केस को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। पुणे के 17 साल 8 महीने के वेदांत अग्रवाल हैं, जो शहजादे हैं, मासूम बच्चे हैं, टीनेजर हैं, जुवेनाइल हैं। और वो उनके पिताजी का नाम है विशाल अग्रवाल, जो कि एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्रह्मा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाते हैं। 12वीं क्लास का रिजल्ट आता है। वेदांत अग्रवाल खुशी के मारे अपने दोस्तों के साथ पब में दारू पार्टी करने जाते हैं और पार्टी करने के बाद वहां पर हम देखते हैं कि हालांकि महाराष्ट्र के अंदर तो लीगल शराब पीने की जो एज है वो 25 साल की है। बट अगर आपके पास पैसा हो और आपके पास 2.5 करोड़ की पोर्शे गाड़ी हो तो आप कानून को, सिस्टम को कभी भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं। शराब पीने के बाद वो व्यक्ति जो है नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी को 160 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा चलाता है और रास्ते में बाइक पर आ रहे अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा को अपनी गाड़ी से ठोक देता है। क्योंकि उनके पास तो पोर्शे गाड़ी थी तो एयर बैग की वजह से उनको कुछ होता नहीं, बट बाइक पे चल रहे दोनों युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद लोकल क्राउड उस टीनेजर को पकड़ती है, पुलिस को समर्पित करती है कि भाई पुलिस इसको जस्टिस देगी, अब इसके साथ इसका अच्छे से मरम्मत करेगी। बट पुलिस जब इस व्यक्ति को लेकर, इस बच्चे को लेकर, सो कॉल्ड 17 साल 8 महीने के जुवेनाइल को लेकर जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास जाते तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 15 घंटे के अंदर उसको बेल देते हुए कुछ फनी कंडीशंस पर उसको बेल दे देता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये कहता है शुरू 300 वर्ड का एक ऐसे लिखिए और रोड एक्सीडेंट की सेफ्टी के ऊपर 300 वर्ड का ऐसे लिखिए। दूसरा, आप 15 दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करिए और आप काउंसलिंग और ट्रीटमेंट कराइए जिसके माध्यम से आप अपने शराब की आदत को छोड़ सके। और हाँ, लोग मर गए कोई बात नहीं। सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि क्या हमारे देश में 2 लोगों की जान की कीमत सिर्फ 300 वर्ड का एक रोड सेफ्टी के ऊपर ऐसे है? क्या ये जस्टिस पूरी तरीके से सही है? क्या अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा के पेरेंट्स को कैसा लगेगा जब उनके 24 साल 25 साल के जो उनके नौजवान बेटे और बेटी जिनकी मौत हो गई है, उनको जब पता चलेगा कि उस हत्यारे को 300 वर्ड का ऐसे लिखकर उनको छोड़ दिया गया है?
क्या उनका न्याय पे भरोसा मजबूत होगा, संविधान पे भरोसा मजबूत होगा या कमजोर होगा? इन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। पुणे पुलिस के ऊपर भी कई प्रकार के गंभीर एलिगेशंस लग रहे हैं। सबसे पहला एलिगेशन तो ये लग रहा है कि जब पुणे पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद पुलिस कस्टडी के अंदर उस लड़के को बैठाकर पिज्जा ऑर्डर किया गया। आप जरा सोच के देखिए, शराब पीकर गाड़ी चलाने के बाद 2 लोगों को मर्डर करने के बाद पुलिस कस्टडी के अंदर उसको पिज्जा खिलाया जा रहा है कि बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, बहुत मेहनत कर लिए, थक गए होगे, पिज्जा खा लो, पिज्जा खा लो। पिज्जा खाने के बाद उसको बिरयानी खिलाएगी। नॉर्मल व्यक्ति, कोई गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी अगर पुलिस के पास जाता है उसको डंडे मारे जाते हैं, बट अगर अमीर रसूखदार बहुत बड़े बिल्डर का कोई बेटा तो उसको पिज्जा और बिरयानी खिलाई जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि जानबूझ को उसको ये खाना खिलाया जा रहा था ताकि उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड सैंपल हैं वो उसके मेन ब्लड लाइन से उसके मैच हो जाएं और उसका अल्कोहल का रिपोर्ट जो उसका नेगेटिव आए। ये पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस इस केस को कमजोर करना चाहती थी। एक ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि एनसीपी के एक एमएलए हैं जिनका नाम है सुनील तिंगरे, वो सुबह 6 बजे पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और वेदांत अग्रवाल की जमानत की बात करते हैं। बाद में इस प्रकार के आरोप जब सुनील तिंगरे से लगते हैं तो सुनील तिंगरे कहते हैं भाई ये ऐसा एलिगेशन है, अपोजिशन की चाल है। जिम्मेदार नेता के नाते अपने जो है संसदीय क्षेत्र में जाता हूँ ये देखने के लिए कि हाँ भाई काम सही से हो रहा है कि नहीं, पुलिस जो है जस्टिस से काम करे, मैं ये समझाने गया था। सुनील तिंगरे साहब से भी एक सवाल है कि साहब आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे के पास सुबह 6 बजे थाने चले जाते हैं, क्या जो जिन लोगों की जो मौत हुई है क्या उनके घर भी आप गए हैं, उनसे मिलने गए, उनके परिजनों से आपने फोन पे बात भी की? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्डर के द्वारा आपके पार्टी को फंड आता था, इसकी वजह से आप उसको जमानत कराने भी चले गए? ऐसा एलिगेशन उनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो काफी हाई प्रोफाइल केस है। पुलिस हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे सिस्टम हो, हर व्यक्ति इसको बचाने का प्रयास कर रहा है। पर क्या ये दोस्तों भारत में पहली बार हो रहा है जिसके ऊपर इतना हाई हल्ला मच रहा है? आइए दोस्तों इस प्रकार के केस स्टडीज के ऊपर हम नजर डालते हैं जहां पर अमीर आदमी किस प्रकार से कानून का मजाक उड़ाते हुए और अपने पैसे का दुरुपयोग करते हुए किस प्रकार से निकल जाता है। एक दिल्ली में दोस्तों 2016 में एक बहुत बड़ा हिट एंड रन केस का मामला आया था 2016 में, जिसका नाम था सिद्धार्थ शर्मा, जो कि 18 साल से मात्र 4 दिनों का कम था। दोस्तों अपनी मर्सिडीज गाड़ी से 32 साल के नवयुवक को उड़ा देता, नवयुवक की एट द स्पॉट उसकी मौत हो जाती। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ये यूथ नहीं है, जुवेनाइल है और इसको हम जुवेनाइल के तरीके से ट्रीट करेंगे, इसको हम जेल में नहीं डाल सकते हैं। और आज तक उस लड़के के ऊपर कोई सजा नहीं हुई है। बताया ये भी जाता है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन मनोज अग्रवाल का बेटा था, जिसकी वजह से उस लड़के को आज तक कुछ नहीं हुआ। सलमान भाई का हिट एंड रन केस भला कौन भूल सकता है? सल्लू भाई 2002 में हिट एंड रन केस का मामला आया था जिसमें सलमान खान ने शराब पीकर फुटपाथ पे गाड़ी चला दी, एक व्यक्ति मारा गया, 3 लोग घायल हुए। 2002 का मौका था दोस्तों, बट 11 साल के बाद 2013 में पहली बार ये जो चार्जेस जो है इनको लेट डाउन किया जाता है दोस्तों। उसके बाद मई 2015 में सलमान खान को गिल्टी पाया जाता है और ये कंफर्म होता है कि सलमान खान के पास 2004 से पहले तक कोई लाइसेंस ही नहीं था। बाद में उसका ड्राइवर पलट जाता है, ड्राइवर बोलता है कि सलमान भाई तो आराम से बैठे हुए तो गाड़ी में ही चला रहा था। उसके बाद से दिसंबर 2015 में सलमान खान को बाइज्जत बरी कर दिया जाता सबूतों के अभाव के चक्कर में। 2016 में महाराष्ट्र की सरकार केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करती है और सुप्रीम कोर्ट ने आज तक 2024 तक इस केस के अंदर एक बार भी ट्रायल नहीं किया है। मतलब सलमान खान एक व्यक्ति को गाड़ी से मारने के बाद, 3 लोगों को इंजर्ड करने के बाद आराम से भोकाल जिंदगी जी रहा है। आइए दोस्तों फिर हम आपको लेकर चलते हैं सुजाता शरॉफ के पास। पुणे की बहुत बड़ी बिल्डर है। 2017 में अपनी गाड़ी से 3 साल की छोटी बच्ची और उसकी मां को जान से मार दिया था एक्सीडेंट में। के बाद 3 और लोगों को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, बट कोर्ट के द्वारा इनको बेल मिल जाता है और 2017 के बाद तक आज तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए दोस्तों आपको मिलाता हूँ मुकुंद अभयंकर से, जो कि हेड ऑफ कॉस्मोस बैंक के बहुत बड़े मालिक हैं, हेड है। अपनी फास्ट चमचमाती हुई गाड़ी से इन्होंने दोस्तों अरुंधति नाम की एक युवती को 2016 में ठोक दिया था। 7 साल के बाद उनको सजा होती है, बहुत डरावनी सजा होती है, सुनने के बाद आप डर भी सकते हैं। सजा ये होती दोस्तों, इनको 6 महीने के लिए सिंपल जेल में डाला जाता है और 1200 रुपए का बहुत बड़ा जुर्माना एक हेड ऑफ द कॉस्मोस बैंक से लिया जाता है एक युवती को जान से मारने के लिए। 5 फरवरी 2024 को 2 आदमियों को रितिका महलू नाम की एक बहुत बड़ी अमीर महिला अपने मर्सिडीज गाड़ी से ठोक कर मार देती है। बाद में इस महिला को जमानत मिल जाती है और मैडम अभी जमानत पे ऑल ओवर इंडिया से बाहर निकलकर फॉरेन ट्रिप पर घूम रही है। अभी तक ये आजाद घूम रही, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अनीश चड्ढा से आइए दोस्तों मिलाता हूँ। 5 लोगों को देश के राजधानी दिल्ली के अंदर अपनी बहुत बड़ी गाड़ी बेंटली से 18 फरवरी 2019 को कुचलकर मार देते हैं। इनको उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट इनको 20 फरवरी को बेल देने से मना कर देती है। ऐसा था हाईकोर्ट में चले जाते हैं, 21 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट इनको जमानत दे देती है और 2024 तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है।
अब आपको लेके चलता हूँ 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के अंदर, यहाँ 25,000 से ज्यादा लोग भोपाल में जहरीली गैसों के रिसाव की वजह से मर जाते हैं। और इस घटना का जो मेन एक्यूज पर्सन था एडरसन, जो कि अमेरिकन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसको उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार अपने सरकारी खर्चे पर उसको प्राइवेट जेट तक छोड़ के आती है और उसको देश से बाहर भगाने का कार्य भी करती है। और इस मामले में एडरसन को आज तक कोई सजा भारत के न्यायालय के द्वारा नहीं होता। 7 साल पहले उसकी मौत अमेरिका में हो गई, बट उसको आज तक भारत के न्यायालय के द्वारा कोई भी सजा नहीं दी गई। आइए दोस्तों, अभी तो हमने एक साइड ऑफ इंडिया देखा। एक साइड का इंडिया है दोस्तों जो कि पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पॉलिटिकल कनेक्शन है, सांठगांठ है। आप कभी ऑर्केस्ट्रा में जाएं या कभी आप डांस बार का वीडियोस देखेंगे जहां एक अमीर आदमी पैसा देकर डांसर को नचाता है। उसी प्रकार से ये जो अमीर आदमी सो कॉल्ड हैं और सो कॉल्ड जो हमारी जस्टिस है, डेमोक्रेसी है और ये न्यायिक व्यवस्था है, उसको पैसा देकर एक नचनिया की तरीके से लोग नचाते हैं। खासकर हम सारे केसेस के अंदर देख रहे हैं। आइए दोस्तों, आपको कुछ ऐसे केसेस दिखाता हूं जहां पर जो पीड़ित व्यक्ति, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी, तबका हुआ आदमी है, उसके साथ कानून और व्यवस्था किस तरीके से डील करते हैं। आइए दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द इंडिया। एक यूपी का एक आदमी जिसको 20 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता। सोचिए, उसकी पूरी जवानी जेल में चली जाती है और 20 साल के बाद पता चलता है कि उसने जो जिस क्राइम के अंदर उसको जेल में डाला गया था वो फेक था और फेक क्राइम के चक्कर में 20 साल वो जेल में काटता है। ये हमारे देश का न्यायिक व्यवस्था है। एक प्रोफेसर को 11 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? बहुत बड़ा जुर्म किया होगा? नहीं, उसने ममता बनर्जी जी का एक कार्टून स्केच बनाया था, उसको शेयर कर दिया था, जिसकी वजह से 11 साल उसको जेल में रहना पड़ा। और एक आदमी जो है दिल्ली में 5 लोगों को गाड़ी से बेंटली कार से कुचल देता है, उसको अगले दिन जमानत मिल जाती है। बट एक स्केच आर्टिस्ट बनाने वाले को 11 साल जेल में सड़ना पड़ता है। कर्नाटक का एक जर्नलिस्ट है संतोष कुमार, उन्होंने टीपू सुल्तान की निंदा कर दी। बोला कि टीपू सुल्तान एक बहुत बड़ा इस्लामिक आतंकवादी था, आक्रमणकारी था, बहुत लोगों को कत्लेआम कराया। ये क्रिटिसाइज करने के लिए, जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू लिव है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21, पर इसके बाद भी ये स्पीच देने के कारण संतोष कुमार को अरेस्ट कर लिया जाता है कर्नाटक के पुलिस के द्वारा। और हमने देखा दिल्ली में इस प्रकार के कई केसेस लंबे हैं, बहुत बड़े केसेस हैं दोस्तों, बट कुछ आपको सिलेक्टेड केसेस में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। दिल्ली में एक सरबजीत नाम का एक नवयुवक था, हमारे सरदार भाई थे, उनको एक जसमीत नाम की एक लेडी के द्वारा फॉल्स उनको मोलेस्टेशन के चार्ज में दोस्तों उनको अरेस्ट करवाया जाता है। उनकी मीडिया ट्रायल होती है, पूरे देश में उनको दिखाया जाता है दिल्ली का दरिंदा, रेपिस्ट। इस प्रकार से बाद में पता चलता है कि भाई ये तो केस फॉल्स था और सरबजीत की इज्जत, उसकी नौकरी, उसके पिता की मौत हो जाती सदमे की वजह, हार्ट अटैक आ जाता है। दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ इंडिया, जहां पर दोषी ना होने के बाद भी व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा दी जाती है कि उसके पास पैसा नहीं, उसके पास पॉलिटिकल साठगांठ नहीं है। तो कानून का डंडा दोस्तों सेलेक्टिवली चलता है। जज साहब की कलम सेलेक्टिवली चलती है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके ऊपर तुरंत न्याय चलता है। आइए दोस्तों, तो इसके ऊपर हम ये क्या कहना है, व्हाट इज ओवर पर्सपेक्टिव, व्हाट वी वांट टू से कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आप ईमानदार छोड़ो यार, ये सब फालतू की बातें छोड़ो, गीता वीता, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी छोड़ो, आप इंटेलिजेंट बनो, आप मेहनत करो, आप IAS बनो, आप जज बनो। सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर किसी बहुत इंटेलिजेंट आदमी का अगर इंटेलिजेंस करप्ट हो जाए और वो अपने माइंड के अंदर लस्ट, ग्रीड और इन सब चीजों के प्रभाव में आकर, मेंटल प्लेन में आकर अगर वो इस तरीके से डिसीजन लेने लगे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 5 लोगों की मौत करने वाला, गाड़ी को कुचलने वाले को जमानत दे दी जा रही है और एक स्केच आर्टिस्ट बनाने वाले को 11 साल के लिए जेल में डाला जा रहा है। क्या उस जज को पता नहीं है? बेवकूफ थोड़ी है जज, पढ़ा लिखा आदमी, इंटेलिजेंट आदमी है। बट वही होता है, अगर इंटेलिजेंस अगर करप्ट हो जाए तो उस इंटेलिजेंस का हम अचार डालेंगे। उस इंटेलिजेंस को प्रिजर्व करने के लिए वैल्यू, एथिक्स, मोरालिटी, करेक्टर, उस कॉन्शियसनेस को कैसे प्रिजर्व करेंगे, इसके ऊपर दोस्तों हमारे देश के अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप प्राउडली डार्विन थ्योरी को पढ़ा सकते हैं, बट जहां आप भगवत गीता, रामायण और महाभारत की बात करेंगे वहां आपको संघीय करार दिया जाएगा और आपके पास ऐसा कोई कानून भी नहीं जहां पर इन सब चीजों को पढ़ा सकते हैं लीगली। दूसरा ये भी केस उठता दोस्तों कि लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि हाँ बहुत अमीर गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी, लड़का शराब पी के चला रहा था। वो शराब पी क्यों रहा है? एक 17 साल का लड़का जिसके ढंग से दाढ़ी नहीं आई है, वो शराब क्यों पी रहा है? वो रेसिंग क्यों कर रहा है? भाई 160-200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी क्यों? ये कल्चर कहाँ से आ रहा है? क्या वेदांत अग्रवाल इकलौता लड़का है? ऐसे तमाम हमारे टीनेजर से दोस्तों शराब पीते हैं, फास्ट गाड़ियां चलाते हैं। ये कल्चर कहां से आ रहा है? अगर हम आंकड़ों की बात करें, एज पर द रिपोर्ट ऑन द रोड crashes रिलीज बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, द नंबर ऑफ माइनर्स बिलो 18 years killed increases to 9,528, 6% of all road fatalities in 2022 compared to the 7,764 in 2021। हजारों की संख्या में दोस्तों तादाद बढ़ते जा रही है। ये कहां से कल्चर आ रहा है कि जो छोटे छोटे हमारे स्कूल के पढ़ने वाले 11-12वीं के लड़के हैं वो
फास्ट रेसिंग कार चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अपना इसे पोस्ट कर रहे हैं, फ्रॉम हियर दीज आर लर्निंग। जहां तक ड्रिंकिंग हैबिट की बात करें, हमारे टीनेजर शराब क्यों पी रहे हैं? माता पिता को, समाज को सोचने की आवश्यकता है कि भाई लीगल एज 25 साल है, 21 साल है कई राज्यों में, फिर भी हमारे 21 साल से अंदर के, 18 साल से अंदर के लड़के शराब क्यों पी रहे हैं? अकॉर्डिंग टू ए 2021 सर्वे, 8.3% of alcohol consumption of India is by teenagers, even though the minimum drinking age varies by state. A 2019 survey of the New India found that 75% of the young people between the age of 16 and 21 in the cities like Mumbai, Pune, Delhi and Kolkata has consumed alcohol before turning to 21. As a society, it's a great failure to all of us कि हमारे सोसाइटी में 75% से ज्यादा नवयुवक 21 साल से पहले शराब पी लेते हैं। माता पिता झक मार रहे हैं, नहीं चला रहे, क्या कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, इसके ऊपर कोई चर्चा, डिस्कशन नहीं किया जा रहा। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जो देश के जो टीनेजर्स हैं वो अक्सर एल्विश भाई को देख रहे हैं, मिला को देख रहे हैं, कैरी मिनाटी को देख रहे हैं, सौरभ जोशी को देख रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, पायल गेमिंग को देख रहे हैं कि क्या दिखाते हैं। रेसिंग कार, दोस्तों आज हमने रेसिंग कार लिया है, आज हमने ये सुपर कार ली है, आज हमने ये शराब पी है, आज हमने ये पार्टी की है। तो अगर हमारे टीनेजर्स के ऐसे आइडियल्स हैं तो हमारे टीनेजर्स क्या फॉलो करेंगे? कहाँ से? अब आपको समझना होगा कि कल्चर कहाँ से लोग सीख रहे हैं कि शराब पियो, गाड़ी चलाओ, वीडियो बनाओ, रील बनाओ, तेज गाड़ी चलाते हुए 200 किलोमीटर की रफ्तार, फ्रॉम वेयर दिस थिंग्स आर कमिंग। तो सोशल कंपैरिजन के इस दौर में हम जो है भी नहीं वो भी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई छोटे छोटे लड़के हैं, वो 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाने की क्या जरूरत, बट वो हम जो है नहीं, जिसकी जरूरत नहीं, वो भी हम दिखावा करना चाहते हैं, बिकॉज सोशल कंपैरिजन का दौर चल रहा है दोस्तों। और ये समाज की वास्तविकता है दोस्तों कि लोग इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देते कि आप इंटेंशन कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका कॉन्शियसनेस कैसा है। लोग इस बात को अहमियत देते हैं कि आप दिखावे में कितने एक्सपर्ट हैं, आपके कितने फॉलोअर्स, आप जब ठुमके लगाते हैं तो कितने लोग देखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका कैरेक्टर कैसा है। बट हाँ, आप दिखावे में जाकर ज्यादा अच्छे हैं तो समाज भी आपको ज्यादा अप्रिशिएट करता है। एंड दिस इज द थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी व्हिच नीड टू बी डिस्कस्ड एंड व्हिच नीड टू बी चेंज्ड। दैट्स ऑल इन अवर टुडेज एपिसोड। और आज हमने अलग अलग एंगल से दोस्तों चर्चा करने का किया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें सभी अपने फैमिली ग्रुप्स में, सभी पेरेंट्स के साथ, ताकि वो अपने बच्चों को एटलीस्ट जागरूक कर सके कि बेटा शराब पी के गाड़ी मत चलाना, शराब पी के गाड़ी चलाओगे तो तुम भी इस तरीके से फंस जाओगे। तो एटलीस्ट पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।